इसके बाद हमारे पास कौन सा वाला पार्ट था? अब हमें प्रूव हमने कर दिया है, फिफ्थ वाला पार्ट भी कर दिया है, सिक्स्थ वाला पार्ट पर चलते हैं जहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी। ये अपने पास है 9th वाला, इसमें इक्वेशन नंबर 1 तो रही ये और इक्वेशन नंबर 2 रही ये। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पर तो सिक्स्थ वाला जो पोर्शन है वो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास नॉम ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ u माइनस वी का स्क्वायर इजकल टू, वैल्यू बनेगी अपने पास नॉम ऑफ u प्लस वी, नॉम ऑफ u प्लस वी ये रहा, तो वैल्यू बनेगी नॉम ऑफ u का स्क्वायर प्लस 2 u कोमा वी का आई पी प्लस नॉम ऑफ v का स्क्वायर प्लस वैल्यू बनेगी नॉम ऑफ u का स्क्वायर माइनस 2 आई पी ऑफ u कोमा वी प्लस नॉम ऑफ v का स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नॉम ऑफ u प्लस v का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ u माइनस v का स्क्वायर इजकल टू, जो हमारे पास वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई है, हमारे पास आंसर बचेगा कितना, ये बनेगा नॉम ऑफ u स्क्वायर, नॉम ऑफ u स्क्वायर तो बनेगा 2 नॉम ऑफ u स्क्वायर प्लस वैल्यू बनेगी 2 नॉम ऑफ v का स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था ये नॉम ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ u माइनस वी का स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू नॉम ऑफ u प्लस नॉम ऑफ v। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास ये बात प्रूव हो चुकी है, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से नॉम ऑफ u प्लस वी का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ u माइनस वी का स्क्वायर इजकल टू, और ये बनेगा 2 इंटू नॉम ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ v का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बनी है। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू बने हैं, यहाँ से हमें आगे प्रूव करनी है चीज़ें। तो इतना हो गया अपने पास। ठीक है, अपने पास ये कंडीशंस जो थी वो प्रूव हो चुकी हैं। ये लास्ट वाला भी मैंने प्रूव कर दिया अभी सिक्स्थ वाला भी। तो ध्यान रखना अपने पास ये सारी कंडीशंस के लिए। अगर V आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, u कोमा v के अंदर एलिमेंट है, अल्फा रियल नंबर है, देन नॉम ऑफ u 0 होगा इफ एंड ओनली इफ u इक्वल टू 0। अल्फा u का जो नॉम है वो क्या बनेगा, मोड अल्फा इंटू नॉम ऑफ u बनेगा। नॉम ऑफ u प्लस v क्या बनता है, लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ u प्लस नॉम ऑफ v बनता है, और ये बनेगा नॉम ऑफ u माइनस नॉम ऑफ v का मोड लेस देन इक्वल टू होता है नॉम ऑफ u माइनस v। फिफ्थ अपने पास नॉम ऑफ u प्लस v का स्क्वायर माइनस नॉम ऑफ u माइनस v का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू आई पी ऑफ u कोमा v। सिक्स्थ अपने पास नॉम ऑफ u प्लस v का स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ u माइनस v का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू नॉम ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉम ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्यों वापस से पढ़ाए हैं, ये क्यों बताए हैं वापस से, क्योंकि ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। हो सकता है किसी थ्योरम में इनमें से कोई भी एक कंडीशन काम में आ जाए, तो आपको लगानी है कंडीशन। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10th तक अपने पास ये स्लाइड्स हो गई थी। 11th में हम अगली अपने पास एक थ्योरम या टॉपिक है वो लिखते हैं। वो टॉपिक अपने पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हुआ करता था? 11th-12th क्लास में जब आप लोगों ने वेक्टर्स नाम का टॉपिक पढ़ा था, उसमें अगर आपके पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए इंटू बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, इंटू कोस थीटा। तो हम अगर हम कोस थीटा वैल्यू निकालते हैं तो कोई लिखते हैं कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच में एंगल होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेम कहानी हम यहाँ पर करते हैं कि लेट
u और v दो एलिमेंट लेते हैं कहाँ से, कैपिटल V के अंदर से। कैपिटल V अपने पास वेक्टर स्पेस, मतलब उसके अंदर सारे सारे वेक्टर्स रखे हुए हैं, तो u भी अपने पास एक वेक्टर है, v भी अपने पास एक वेक्टर है। तो बताओ यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहाँ पर दोनों का डॉट था तो यहाँ पर क्या बनते हैं हम, आई पी ऑफ यू कोमा वी अपॉन इन दोनों का तो क्या था अपने पास मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी। सही है कि नहीं है, ये अपने पास होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, चलो डिस्कस करते हैं इसको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को। डिस्कस करते हैं इसको, मैंने समझा दिया है, अब लिख लो बस। लेट u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V, देन एंगल बिटवीन u एंड v इज cos थीटा is equal to IP of u comma v upon norm of u into norm of v। ये अपने पास बनता है cos थीटा is equal to norm of IP of u comma v upon norm of u into norm of v। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एरो लगा के लिखना, जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरीवन, या फिर हम ये लिख सकते हैं टू वेक्टर्स u एंड v आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। कैसे होता है, टू वेक्टर्स u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V आर ऑर्थोगोनल इफ। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कब बनेगा, जब cos 90 हो, और cos 90 होता है अपने पास 0। जीरो का मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, u कोमा v का आई पी इक्वल टू जीरो बनेगा। तो मैं बोलूँगा दो वेक्टर्स u एंड v ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब u कोमा v का जो आई पी है वो क्या बनता है, जीरो बनता है। इसका मतलब u कोमा v का अगर आई पी जीरो बनता है तो वो दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, और अगर दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो इन दोनों का आई पी भी क्या होता है, जीरो। इसलिए मैं लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ ये। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ दोनों केसेस में होगा अपने पास, बोथ साइड में। तो ये देखो, अगर आप u और v की जगह किसी एक की जगह अगर जीरो वेक्टर लगा देते हैं तो क्या हमेशा जीरो बनता है, हाँ। इसलिए हम लिखते हैं कि जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज हर एक वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, लिखो इसमें तो यहाँ से लिखेंगे हम नोट डाल करके, जीरो वेक्टर इज orthogonal to every vector। जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, और एकमात्र जीरो वेक्टर ही ऐसा होता है, तो मैं बोलूंगा जीरो वेक्टर इज ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। देखो जीरो वेक्टर सबके साथ आईपी क्या बनाता है, जीरो बनाता है, इस वजह से जीरो वेक्टर सबके साथ क्या बनता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर बनता है। और जीरो वेक्टर सबके साथ ऑर्थोगोनल बन रहा है, मतलब जीरो के साथ भी ऑर्थोगोनल बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो वेक्टर एकमात्र एक ऐसा वेक्टर है जो हर एक वेक्टर के साथ क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है, ऑर्थोगोनल होता है, और खुद के साथ भी क्या बनाता है, ऑर्थोगोनल होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो मैं बोलूँगा जीरो वेक्टर ओनली ऐसा वेक्टर है जो खुद के साथ भी ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो इसमें हम आगे लिख लेते हैं ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है। अगली डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट लिखते हैं, लेट, देखो पहले समझ लो,
एक ऐसा अपने पास कोई सेट है S, जिसमें एलिमेंट हैं V1, V2, Vn टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये सेट जो है वो ऑर्थोगोनल कब होता है? ऑर्थोगोनल होता है कब? इफ ये सारे एलिमेंट अगर मैं खुद के साथ ही IP निकालूं तब तो क्या बनेगा? IP ऑफ Vi, Vi खुद के साथ निकालूं तो वैल्यू बने नॉन जीरो। और अगर आप Vi का Vj के साथ IP निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या बनेगी? जीरो, जहां पर I और J बराबर नहीं है। मतलब अगर आप किसी एक Vi का किसी दूसरे Vj के साथ अगर आप IP निकालोगे इन सेट में से तो वैल्यू क्या बने? जीरो। मतलब एक का किसी दूसरे के साथ, खुद का किसी दूसरे के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू बननी चाहिए जीरो, और अगर खुद के साथ वैल्यू IP निकालोगे तो वैल्यू बननी चाहिए नॉन जीरो। एक ऐसा सेट जिसमें इस टाइप के एलिमेंट होते हैं सारे, वो सेट ऑर्थोगोनल सेट कहलाता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल। एक फिर आता है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है अपने पास? एक ऐसा सेट जिसमें खुद का किसी दूसरे के साथ IP निकालोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? जीरो। लेकिन खुद का अगर खुद के साथ निकालोगे तो Vi का अगर Vi के साथ निकालोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? 1 बनेगी। क्या बनेगी? 1। यहाँ पर तो क्या खुद के साथ निकालोगे तो जीरो, सॉरी खुद के साथ निकालोगे तो नॉन जीरो वैल्यू बनेगी। नॉन जीरो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। खुद का दूसरे के साथ निकालोगे तो जीरो। किस में? ऑर्थोगोनल में। और ऑर्थोनॉर्मल में क्या होता है? खुद के साथ निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1, और खुद का दूसरे के साथ वैल्यू निकालेगी जीरो। समझे कि नहीं समझे? तो ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल में सिर्फ डिफरेंस इतना है, ऑर्थोनॉर्मल में तो खुद के साथ करने पर 1 मिलता है, और ऑर्थोगोनल में अपने पास खुद के साथ करने पर नॉन जीरो मिलता है। ठीक है, नॉन जीरो में 1 भी आ सकता है, इसलिए हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल होता है। ये बात मैं लिखूंगा, तो पहले लिखो यहाँ पर ऑर्थोगोनल सेट क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल सेट को हमें डिफाइन करना है, समझा मैंने दिया है। ए सेट S इज इक्वल टू V1, V2, Vn is called orthogonal set if Vi का Vj के साथ अगर आप और IP निकालोगे तो वैल्यू बनेगी जीरो। किसके लिए? I नॉट इक्वल टू J के लिए। एंड अगर आप Vi का Vi के साथ खुद के साथ ही निकालते हैं तो वैल्यू बनेगी अपने पास नॉन जीरो। ठीक है, अगला है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट। डेफिनेशन ये समझ में आ गई है, मैंने पहले समझा दी है। अगला अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है अपने पास? ये सेट S इज इक्वल टू V1, V2, Vn is called orthonormal set if Vi, Vj इज इक्वल टू क्या बनता है? क्रोनिकल डेल्टा I J बनता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? क्रोनिकल डेल्टा I J बनता है अपने पास 1। कब? जब I इक्वल टू J होता है तब, और अदरवाइज बनता है जीरो। तो I नॉट इक्वल टू J पर क्या बनता है? जीरो। समझ लो ये बात, डेफिनेशन सही लिख दी है यहाँ पर। एक सेट अपने पास S सेट जिसमें V1, V2, V3, Vn टाइप के एलिमेंट है इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा इफ Vi का Vj के साथ अगर मैं IP निकालूं तो क्या बने? क्रोनिकल डेल्टा Ij बने। क्या बने? क्रोनिकल डेल्टा Ij बने। और वो क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है बताओ?
वो होता है अपने पास कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होती हैं तब तो होता है कैनोनिकल डेल्टा की वैल्यू 1, और जब आई और जे नॉट इक्वल टू होते हैं तब होता है 0। तो आप सीधा सीधा ये देख सकते हो कि वी आई वी जे, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा मतलब अलग अलग दो एलिमेंट का अगर आप आई पी निकालोगे तो आंसर बनेगा 0, और अगर सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ अगर आप आई पी निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1। उसको बोलते हैं हम ऑर्थो नॉर्मल सेट। क्लियर है? हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओ एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट इज, तो यहाँ पर नोट लिख लेते हैं दो, यहाँ पर लिख देते हैं एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट, एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट इज ऑर्थोगोनल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बट नॉट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली का मतलब है इसका कन्वर्स ट्रू होना जरूरी नहीं है। अगला है अपने पास कि जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है लेकिन वो ऑर्थोनॉर्मल सेट में नहीं आता है। जीरो वेक्टर जो होता है वो ऑर्थोगोनल सेट में आता है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट में नहीं आता। ये डेफिनेशन लिखनी है हमें, तो लिखो जीरो वेक्टर may be element of orthogonal set, may be element of orthogonal set but never be element of orthonormal set, never be element of orthonormal set, ऑर्थोनॉर्मल सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर थ्योरम करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम थ्योरम करते हैं। ये बात लिखी है मैंने कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट जो होता है वो ऑर्थोगोनल होता है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल में क्या चाहिए हमें, ऑर्थोनॉर्मल में हमें चाहिए कि खुद का खुद के साथ तो बने 1 और खुद का दूसरे के साथ वैल्यू बने 0, वो ऑर्थोनॉर्मल के लिए। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, खुद का खुद के साथ नॉन जीरो और खुद का दूसरे के साथ 0। तो हर एक जो 1 बनता है, खुद का खुद के साथ 1 बनता है ऑर्थोनॉर्मल में, ऑर्थोगोनल में भी तो जाएगा वो नॉन जीरो ही अपने पास। हाँ, लेकिन जो अपने पास नॉन जीरो बन रहा है उसको 1 बनना जरूरी नहीं है, इसलिए अपने पास हर एक ऑर्थोगोनल जो होता है वो ऑर्थोनॉर्मल होना जरूरी नहीं है। जीरो वेक्टर जो है वो किसी भी ऑर्थोगोनल सेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मतलब अगर आप लोग 0 को रख रहे हो तो वो ऑर्थोगोनल में ऑर्थोगोनल बन जाएगा। अगर आपके पास उस सेट में 0 नहीं आ रहा है तो आप बोलोगे 0 वाला है, ऑर्थोगोनल नहीं बन रहा है यहाँ पर। लेकिन आप ऑर्थोनॉर्मल वाले सेट में कभी भी 0 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 ऑर्थोनॉर्मल कभी नहीं बनता है। समझ गए नहीं समझे? ठीक है, आगे हम थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम है आगे, थ्योरम let V be an inner product space and S is equal to V1 V2 V3 Vn V1 V2 V3 Vn Bn orthogonal set of non-zero vectors, then S is Li, then S is linearly independent। ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है, जिसमें हमारे पास गिवन है ये वाली कंडीशंस।
देखना V अपने पास है, एक n इनर प्रोडक्ट स्पेस है अपने पास, और सेट S दे रखा है V1 V2 V3 Vn। यहाँ पर V1 V2 V3 Vn सारे कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल V के अंदर से आ रहे हैं, कैपिटल V के अंदर से आ रहे हैं। बी एन ऑर्थोगोनल सेट, एस सेट कैसा है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब इसमें कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है, ओके। देन एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट दिखाने के लिए हमारे पास यूनिट सेकंड काम में आती है। अगर आपके पास कोई एस सेट है इसमें V1 V2 V3 Vn टाइप के एलिमेंट दे रखे हैं, अगर आपको इसको Li दिखाना है या फिर LD दिखाना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है या लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस लिखते हैं, एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एस के अंदर V1 V2 V3 Vn एलिमेंट है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, हम बोलेंगे कि देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड के एलिमेंट है, मतलब n स्केलर्स लेता हूँ जिनको मैं इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। तो क्या बनेगा, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन प्लस अल्फा n Vn। ये बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस सेट। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कैसे, एस सेट के सभी एलिमेंट लिए उनको कुछ क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर दिया, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है। अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर जीरो रखना पड़ता है। ये समझा देता हूँ पहले ही, लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर जीरो रखना पड़ता है, और तब चेक किया जाता है कि जो अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा n है, ये सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n अगर जीरो हैं तो ये क्या बनेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। और अगर आपके पास कोई भी अल्फा आई नॉन जीरो मिल गया, दे रखी अल्फा आई नॉन जीरो, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा अल्फा आई है जो नॉन जीरो है, तब हम बोलेंगे कि सेट एस कैसा बन गया है, लीनियरली डिपेंडेंट बन गया है। कैसा बन गया है, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपके पास वी सेट गिवन है, आप इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट से करना चाहते हैं, तो पहले आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखोगे। अगर सारे के सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n जीरो आए हैं, जीरो के अलावा कुछ नहीं आया है, तो हम बोलेंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर उनमें से कोई एक भी अल्फा आई नॉन जीरो आ गया है, तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है। क्लियर है, हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है यहाँ पर सेट को, तो हमें ये दिखाना है कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर जीरो लिखने पर जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n लिखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीरो आए हैं। ये बात हम प्रूव करते हैं। किस तरीके से प्रूव करेंगे देखना, प्रूव करते हैं हम थ्योरम का प्रूफ। सबसे पहले जो अपने पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि एस सेट जिसमें एलिमेंट है V1 V2 V3 Vn टाइप के, ये क्या बन रहा है, अपने पास एक ऑर्थोगोनल सेट बन रहा है। तो पहले हम बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल सेट है, उसके बाद इसको हम Li प्रूव कर देंगे। ठीक है, लिखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले तो लेट V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। V कैसा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। एंड S इज इक्वल टू V1, V2, V3, सोन Vn इज ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट का मतलब है दैट इज IP ऑफ Vi, Vj क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा। कब, जब I और J क्या है, इक्वल हैं। I और J क्या है, इक्वल हैं। एंड Vi और Vj
इक्वल टू 0 है कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे है। ये बनता है अपने पास, ये हमें गिवन है पहले से ही। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि एस जो है वो एल आई है। तो एल आई के लिए मैं बोलूँगा देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, एस इज इक्वल टू V1, V2, Vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि पहले उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट α1, α2, α3, सोन αn बिलोंग्स टू F फील्ड such that α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इज इक्वल टू क्या बने? 0 बने। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू क्या है? 0 है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये अपने पास अल्फा आई वी आई का जो समेसन है वो अपने पास इक्वल टू आया है 0। तो मैं बोलूँगा देन आई पी ऑफ समेसन अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू 1 to n कोमा वी जे। वैल्यू क्या बनेगी? वी जे क्या है? V1, V2, V3, Vn के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट है Vj। समेसन अल्फा आई वी आई क्या है अपने पास? ये समेसन है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बताओ समेसन की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या है? 0। मैं बोलूँगा ये तो अपने पास रहा 0 और Vj क्या है? Vj है। तो हम लिखूँगा ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये बात कही है। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? देखो यहाँ पर क्या बनेगा? ये अपने पास इसको टोटल को लिख के आ सकता हूँ मैं। ये लिखूँगा इसको समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई कोमा वी जे इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0 का वी जे के साथ, 0 का किसी भी वेक्टर के साथ अगर आई पी निकालते तो 0 बनता है। क्यों? क्योंकि 0 सबके साथ ऑर्थोगोनल होता है। तो दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का आई पी हमेशा 0 बनता है। तो ये क्या बनेगा? 0। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, 0 जो है हर एक वेक्टर के साथ अपने पास ऑर्थोगोनल होता है। इस वजह से हमने आई पी ऑफ 0 कोमा एनी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? वैल्यू बनेगी अपने पास ये बनेगा आई पी। ये वैल्यू क्या बनेगी? हम इसको एन आई इज इक्वल टू 1 2 3 एन लिखूँ तो क्या बनेगा? अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन अल्फा n Vn कोमा Vj। क्या वैल्यू बनेगी? 0 बनेगा। सही है। इसको और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? हम बोलेंगे यहाँ से देखो अल्फा 1 बाहर V1 और वो Vj के साथ वैल्यू बनेगी। तो ये क्या बनेगा? हम इसको ओपन करें तो IP की जो फोर्थ कंडीशन है उसके हिसाब से तो क्या बनेगा अपने पास? अल्फा 1 बाहर IP ऑफ V1 कोमा Vj प्लस अल्फा 2 बाहर IP ऑफ V2 कोमा Vj प्लस इसी तरीके से आगे वैल्यू बनेगी। प्लस आगे क्या बनेगा अपने पास? कहीं ना कहीं पर ये वैल्यू बनेगी बीच में एक बार अल्फा आई वी आई कोमा वी जे भी बनेगा और आगे वैल्यू बनेगी प्लस सोन प्लस अल्फा एन वी एन कोमा वी जे इजकल टू 0।